बुला करके 40-50 लोगों को एकत्र करके किसी एक मुद्दे पे इस मुद्दे पर चर्चा करनी है। आप लोग उत्साह दिखाए हमें अपने बौद्धों की समस्याओं के बारे में। बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत संख्याओं से लोग आए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, हमने अपना कुछ विचार आपके सामने पढ़ा है और मैडम ने भी अपने विचार कुछ दिए हैं। अपने अपने विचार हो सकते हैं, भाषा अपने ढंग की हो सकती है और मैं चाहूंगा कि जब बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होती है, मानवर काशीराम जी का एक कहना था कि जब बड़ी लड़ाई शुरू होती है तो दुश्मन कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। आप कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए तो सरकार वो ना काम करके दूसरा काम बड़ा उसके सापेक्ष खड़ा शुरू कर देती है। तो इतना तो अवश्य कि ये स्वीकार कर लिए हैं कि चलो भाई बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट पे ही कुछ बात की जाए। सिखों का भी मैरिज एक्ट पास हुआ है 2012 में, लेकिन पर्सनल लॉ पास नहीं हुआ। कानूनी रूप में वो भी अभी हिंदू ही है। जिस उद्देश्य के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े थे, समाज ने वो चीज नहीं दी, इसलिए मैरिज एक्ट केवल पास हुआ। उनकी मैरिज वैलिड है, हमारी मैरिज वैलिड नहीं है। अगर रजिस्ट्रार के यहाँ आप इंडोर्स कराने जाते हो तो नियम कानून बनता है कि जितनी मैरिज होंगी वो मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड होगी, तो आपकी जो मैरिज है वो हिंदू कानून में ही रजिस्टर्ड होगी। ऐसी व्यवस्था भी है, भले ही हम किसी क्षेत्र में मेजॉरिटी में हों या कमजोर हों, जैसे भी हों। तेज को हुई थी, उसका क्या स्टेप निकला? तो उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई भी ड्राफ्ट नहीं बन पाया है। हमने कहा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई ड्राफ्ट आपने बनाया हो, विभिन्न धर्मों के लोगों को बुलाया था, हम लोग गए थे, इसके बाद 2 दिन के बाद मुस्लिम वर्ग को बुलाया गया। तो मैंने कहा कि हमारी बात आपने कितनी स्वीकार की है, वो हमें ड्राफ्ट मिलना चाहिए। तो उन्होंने ये बताया कि ड्राफ्ट बना ही नहीं, और किसी कारण से हो सकता है सरकार और अध्यक्ष की न पटी हो, तो उसने रिजाइन कर दिया। 31 मार्च को ऋतुराज अवस्थी ने रिजाइन कर दिया और तब से 2-3 महीने से कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया। अब वो 8 महीने तक खाली रहेगा पद। उन्होंने ये भी बताया कि कोई आने के लिए तैयार नहीं है विधि आयोग में। ये समस्या है। तो प्रश्न ये है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात ये हो रही है उसको गंभीरता से समझना चाहिए कि सदैव के लिए बहुत हिंदू ही रहेंगे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पास होता है, क्योंकि आपका कोई कानून है ही नहीं। तो जंगल में घूम रहे हैं, बहिष्कृत हैं, जैसे कभी अंडरचेंजेस होते थे, कभी अछूत बिरादरी के लोग होते थे, वैसे ही आप लोग रहोगे। उसी कानून के आएंगे और उनके दरवाजे में रहोगे। और बड़ी आपको उसका रिजल्ट अभी मालूम नहीं है कि महाबोधि विहार का मामला तो आपके सामने है। कोई निजी भी बुद्ध विहार कानून आपका नहीं है। निजी बुद्ध विहार आपका कानून नहीं है, क्योंकि कानून हिंदू कानून के अधीन हुआ। मालिक हमारा हिंदू है, हम केवल उसके बुद्ध विहार की सेवा कर रहे हैं। यह गंभीर बात आगे आएगी अगर आज नहीं समझे तो। आगे ये मैंने कहा, पहले मेरा कानून पास करने में आपको क्या परेशानी है? जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर चुका है और उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप नहीं मानते और आपने ये स्वीकार किया कि हम बनाने के लिए बाध्य भी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो फिर 6 महीने में कोई कमेटी की बैठक नहीं बुलाई गई, कोई ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती जिसमें सारे धर्मों को बुलाया जाता है, सारे कम्युनिटी को बुलाया जाता है, उसमें तय किया जाता है। ऐसा है साथियों, इस पे आपको सजगता से ध्यान देने की जरूरत है। ये केवल रोटी पानी मांगने से हमारा कुछ चलने वाला नहीं है कि आप आइए हमने रोटी पानी आपको देने के लिए तैयार है। मैं आपको ये बता दूंगा कि चूंकि हमारे लोग भी जो डिप्लोमेट होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैं कई बार गया कमीशन,
हमारे बच्चों को एजुकेशन लोन दिया गया, 2 साल के बाद लोन देना बंद कर दिया गया। जो वित्त मंत्रालय वो कहता हमारे पास पैसा नहीं है, और ये कह रहे हैं कि मैंने उनको आदेश कर दिया है। अब आदेश कर दिया वित्त मंत्रालय, ये कह रहा है जब बजट ही नहीं दिया गया है तो पैसा कहां से दे। एक महिला ने, एक बच्चे ने, हमारे बच्चे ने बीए 2 साल पास कर लिया, तीसरे के लिए लोन नहीं है। एमबीबीएस का कोर्स 2 साल पूरा कर लिया है, 3 साल के लिए पैसा नहीं है, तो वो लोन पटाएगा कैसे? जो उसने लोन 5 लाख ले रखा है वो पटाएगा कैसे जब आगे कोर्स वो बंद हो जाएगा? हालांकि 3% पर लोन मिलता है, बाकी 12% पर लोन मिलता है जनरल। तो प्रश्न ये उठता है कि 2 साल का कोर्स अगर हमारे किसी बच्चे का हो गया है और वो 4 साल का कोर्स है, तो 2 साल वो कैसे करेगा? वो कह रहे कि नहीं वो ऐसा कार्रवाई हो रही, और उसने कॉलेज ने कहा तो पूरी फीस भरो और या फिर अपना वो बंद करो, कोर्स बंद करो। लोगों ने घर से फीस भरी। तो प्रश्न ये बहुत सारी बातें हैं जो प्रैक्टिकली अलग है, बातें कुछ अलग है। साथियों, मुद्दे पर आता हूं कि पर्सनल लॉ क्यों जरूरी है। इस पर गंभीर हो ले और इसके बाद आंदोलन की प्रयास शुरू करें। जिनके पास पर्सनल लॉ की कॉपी नहीं है, हमारे मित्र से ले लें 50 रुपए पेमेंट करके। 150 पेज का होगा, हिंदी में होगा वर्जन, वो आप 50 रुपए, हम 40 कॉपी केवल लाए हैं, तो 50 रुपए के पेमेंट पर हिंदी वर्जन आप ले लें। इंग्लिश वर्जन नहीं है, अगर हमारी डिमांड होगी आप लोगों की तो इंग्लिश में भी हम प्रिंट करेंगे। लेकिन ये हमारा मतलब ये था, जैसे मुकुंद खैरे जी का ये कहना था कि आप हिंदी में इसका ट्रांसलेशन क्यों कर रहे हो। हमने कहा हमारे लोग बार बार कहते हैं कि लोग हमारे संविधान को पढ़ें। आपको सबको मालूम है 20 साल पहले संविधान अंग्रेजी में ही हुआ करता था, और पढ़े लिखे लोग हर गांव में 2 ही हुआ करते थे, तो पढ़ेगा कौन संविधान? और संविधान की भाषा एक अपनी भाषा होती है, ये आम अंग्रेजी नहीं होती हाई स्कूल इंटर वाली। तो इसलिए हिंदी में वर्जन निकाला गया। आपने देखा होगा हिंदी में बहुत सारे संविधान की कॉपी आई, ट्रांसलेशन कराया गया। इसके बाद इसलिए मैंने इसको भी हिंदी में कन्वर्ट कराया कि हमारे आचार्यों को, हमारे गांव घर के लोगों को हमारे कानून के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये विषय था हमारा, इसलिए 40 कॉपी शायद होंगी, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं किसी के पास। और पाली भाषा की जो लोग किताबें जिन्होंने मांगी थी आए थे, तो पाली भाषा के कुछ 5 सेट में लाया हूं, कक्षा 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, वो भी आप किताब ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो मीटिंग का जो तौर तरीका है, मैं स्पष्ट कर दूं कि हर महीने बैठक होगी कई अलग अलग जगह पर, और 17-18 को हम लोग है नागपुर जाएंगे। नागपुर भी लेंगे कि हमें 6 दिसंबर को बोर्ड घोषित करना है, एटलीस्ट 40 सदस्यों का बोर्ड घोषित करना है, और लगभग हर स्टेट का कवरेज हो उसमें। मेजर जो इस कल्चर में, इस व्यवहार में सामने आना चाहता है कि मैं बोर्ड कर रहा हूं, और बोर्ड हमारा उठाए और सरकार के सामने रिप्रेजेंट करे इस बात को लेकर के। तो उसमें जो लोग है कंट्रीब्यूट, जैसे मीटिंग बुलाई गई है, अगर हम एक बार मीटिंग बुलाएंगे, दोबारा हर समिति बैठक नहीं बुला सकती, खर्चा आता है। यहाँ का खर्चा आता है, प्लस चाय नाश्ते का खर्चा आता है, बहुत सारे स्टेशनरी का खर्चा आता है, ये बनाते हैं इसका भी खर्चा आता है। तो वो आप लोग बेसिकली जो भी आप 100-200 रुपए के हिसाब से कंट्रीब्यूशन अगर हमारी इस मैनेजमेंट कमेटी को दे सकते तो दें, नहीं तो ऑल इंडिया एक्शन कमेटी ये पूरा भर के जाएगी पैसा। इसमें मतलब इतनी कमजोर नहीं है इस समय, बहुत से लोग सहयोग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर भी अगर सबका सहयोग हो तो एक अच्छी प्रक्रिया होगी कि हम आपके साथ हैं, सब जैसे तन मन धन का आ गया, तब तो ये बात आगे बढ़ेगी। नहीं तो लोग अपने ढंग से पढ़ाएंगे, अपने तरीके से पढ़ेंगे आगे। इसलिए मैं समझता हूं कि आगे क्या है इस मसौदे में, ये लोग समझ लें और मसौदे को देखें। पर्सनल लॉ का मसौदा 2012 में आयुष्मती ब्रिजेंद्र कौर की याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने आनंद साहिब सिख मैरिज एक्ट 2012 पास किया। इसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार गिर गई। नवभारत टाइम के इस खबर को आयुष्मान दयासागर बौद्ध और डीपी बरोड़ बौद्ध IAS लखनऊ
और डॉक्टर ने नई दिल्ली में बहुत नहीं आईएएस के मध्य बौद्ध कानून को लेकर विचार चर्चा शुरू हुई। साल 2013 से 16 तक 10 से ज्यादा परिषदें लखनऊ और डॉक्टर अम्बेडकर भवन नई दिल्ली में आयोजित हुई, परंतु कोई पंजीकृत बौद्ध संघ या समिति बौद्ध कानून का आंदोलन करने के लिए सहमत नहीं हुई। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को भी बुलाया गया, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश को भी बुलाया गया, और बहुत सारे संगठन जो चले, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, विश्व बौद्ध महासंघ है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी है, इन सबको बुलाया गया। कुछ आए कुछ नहीं आए, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। सबने कहा कि बौद्धों की संख्या बढ़ाओ। कानून बौद्ध कानून आयोजित हुई, परंतु कोई पंजीकृत संस्था इस आंदोलन के लिए तैयार नहीं हुई। तब इंडियन बुद्धिस्ट धम्म मिशन का गठन कर लखनऊ में इसका पंजीकरण कराया गया, जिसका अध्यक्ष आचार्य कुमार सेन बौद्ध दिल्ली, उपाध्यक्ष दयासागर बौद्ध लखनऊ, महासचिव आयुष्मान डीपी बरोड़ बौद्ध और कोषाध्यक्ष नयन तारा लखनऊ और 7 सदस्य बनाए गए। बौद्ध कानून के लिए 3 साल तक भारत सरकार से पत्राचार हुआ और कोई प्रगति न होने पर अगस्त 2016 में इंडियन बुद्धिस्ट धम्म मिशन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अपने वकील और कोर्ट की मांग पर आयुष्मान डीपी बरोड़ आईएएस और आयुष्मान दयासागर बौद्ध लखनऊ ने बौद्ध कानून बिल 2016 का संक्षिप्त मसौदा तैयार किया, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट और विधि मंत्रालय में प्रस्तुत किया गया। साथ ही बुद्ध और उनका धम्म एवं धम्म पद की प्रति भी बौद्ध धर्म आचार संहिता के अधीन संलग्न की गई कि हमारे 2 साहित्य हैं या ग्रंथ हैं, वो बौद्ध आचार संहिता का समर्थन करते हैं। बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, दूसरा धम्म पद, ये नैतिक शिक्षाओं का दर्शन है। बौद्ध साथ ही तदनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 3/1/2017 को आदेश पारित किया, जिसमें भारत सरकार को 6 माह में बौद्ध कानून पास करने का निर्देश हुआ। परंतु भारत सरकार ने 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की। तब मिशन ने कोर्ट की अवमानना के अधीन दोबारा याचिका दायर की। तब भारत सरकार ने हलफनामा दिया कि सरकार जल्दी ही समान नागरिक संहिता बिल ला रही है, जिसमें बौद्ध कानून पर विचार करेंगे। मिशन ने भारत सरकार को कहा कि बौद्धों ने समान नागरिक संहिता की मांग नहीं की है और बौद्ध कानून का समान नागरिक संहिता बिल से कोई संबंध नहीं है। इसी दौरान आयुष्मान डीपी बरोड़ का स्वास्थ्य खराब हो गया और अन्य किसी को कार न सौंपने के से आगे का कार्य रुक गया। इसी दौरान एडवोकेट मुकुंद खैरे ने बोधगया की एक बौद्ध परिषद में आयुष्मान दयासागर बौद्ध से संपर्क किया और उन्होंने ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ नागपुर का गठन किया और इसके संयोजक मंडल ने बौद्ध पर्सनल लॉ का दोबारा मसौदा लीगल फॉर्म में तैयार किया, जिससे बौद्ध पर्सनल लॉ बिल 2018 का नाम दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री, विधि और न्याय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और विधि आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और सामाजिक कल्याण मंत्री को ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किए गए। इसका 2019 में हिंदी रूपांतरण आयुष्मान दयासागर बौद्ध ने किया, जिससे कि सामान्य बौद्ध लोग इस कानून के बारे में जान सके। बौद्ध पर्सनल लॉ का बिल है क्या चीज? इस मसौदा में 4 भाग सम्मिलित किए गए हैं। बौद्ध और बोधिसत्व, बुद्ध और बोधिसत्व की परिभाषा है, बौद्ध दर्शन है, समितियां और बोर्ड हैं और मोनेस्ट्रीज अधिनियम है, जिसमें महाबोधि विहार अधिनियम भी है। इसके बाद शमशान अधिनियम है कि शमशान हमारा कैसा होना चाहिए, अलग से होना चाहिए। तीसरा है कि पाली भाषा प्रोटेक्शन एक्ट, पाली भाषा की मान्यता मिलनी चाहिए। 8वीं अनुसूची में पाली भाषा नहीं है। इस संबंध में विधि और न्याय मंत्री आयुष्मान रवि शंकर प्रसाद से मिलने के लिए समय मांगा गया,
परंतु उस समय संसद का आरक्षण बिल का मामला गर्म होने से समय नहीं दिया गया कि आरक्षण का बिल जो आया गया तो बाद में संसद में फाड़ दिया गया था। इसके बाद महाराष्ट्र के सदस्यों ने सामाजिक मामलों के मंत्री आयुष्मान रामदास अठावले से मिले और उन्होंने विधि मामलों के सचिव को बुलाकर एक्शन कमेटी के साथ नवंबर 18 में बैठक की और विधि सचिव ने बताया कि बौद्ध समाज का पर्सनल लॉ संबंधी मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आदेश दिनांक 3/1/18 के अनुपालन में विचाराधीन है और आवश्यक परामर्श के लिए मामला 31/7/2018 को विधि आयोग को भेजा गया है और रिपोर्ट आने पर विधि मंत्रालय कार्रवाई करेगी, ऐसा उन्होंने सामने अपना जवाब दिया। जबकि विधि आयोग के अध्यक्ष ने 31/8/2018 को समान नागरिक संहिता बिल का विरोध करते हुए पद से त्याग पत्र दे दिया था। मतलब जो विधि आयोग 21 था, 22 में ऋतु राज अवस्थी थी जिसके बनाए गए थे। अभी जो 21 थे उन्होंने ये बात को विरोध किया कि यूसीसी भारत में लागू नहीं किया जा सकता और जब सरकार ने उन पर दबाव डाला तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। भारत सरकार ने 4 साल तक कोई आयोग गठित नहीं किया, यही भी एक साजिश हो सकती है। इस संबंध में एक्शन कमेटी द्वारा लिखे पत्रों के उत्तर में विधि आयोग ने अपने पत्र दिनांक 14/2/19, 18/8/21 और 6/10/21 के द्वारा बताया कि विधि आयोग में कोई अध्यक्ष नियुक्त नहीं है और ऐसी दशा में यह मामला विधि मंत्रालय के लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को भेजा जा रहा है। ऐसी दशा में विधि मंत्रालय का यह अनुभाग भारत सरकार के बिजनेस ऑफ एलोकेशन नियम 1961 के अधीन स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है। मतलब विधि आयोग की रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं निर्णय ले सकता है। ज्ञात हो कि आयुष्मान किरण रिजिजू कानून मंत्री रहे परंतु कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही बौद्ध प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए समय दिया गया। जबकि सांसद कोकराझार असम ने आयुष्मान नवा कुमार सरनिया ने बौद्ध प्रतिनिधिमंडल को मिलने इस समय देने के लिए पत्र लिखा परंतु कोई उत्तर उन्होंने नहीं दिया। इसी प्रकार से लेह लद्दाख के सांसद आयुष्मान जामयांग से मिलने के लिए समय मांगा परंतु उन्होंने फोन और पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। आयुष्मान किरण रिजिजू, आयुष्मान जामयांग दोनों बौद्ध समाज के माने जाते हैं, फिर भी उनका बौद्धों के प्रति कोई सम्यक व्यवहार नहीं दिखता। यह हमारे लिए खेद का विषय है। माननीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने माननीय विधि मंत्री आयुष्मान किरण रिजिजू को बौद्ध प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया परंतु उन्होंने असमर्था व्यक्त की। ज्ञात हो कि एक्शन कमेटी सतत अपने बौद्ध पास कराने के लिए प्रयासरत है। बौद्ध समाज द्वारा हजारों पत्र माननीय विधि मंत्री और विधि आयोग को भेजे गए और इस प्रकार 11 याचिकाएं विधि मंत्रालय के लीगल अनुभाग 3 में लंबित हैं। याद हो कि 4 साल तक विधि आयोग पद रिक्त होने के बाद भारत सरकार ने मार्च 23 में विधि आयोग का गठन किया और विशेषतया समान नागरिक संहिता बिल के लिए गठन किया गया था और मार्च 2024 में विधि आयोग के अध्यक्ष ने त्याग पत्र दे दिया है और आज विधि आयोग बिना अध्यक्ष के अर्थहीन है। माननीय विधि आयोग ने समान नागरिकता बिल के मामले में बौद्ध प्रतिनिधि मंडल को दिनांक 17/8/2023 को आमंत्रित किया था जिसमें 9 सदस्यीय बौद्ध प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया और इसमें बौद्धों के समान नागरिक संहिता का विरोध किया। बौद्ध पर्सनल लॉ पास करने और संविधान के अनुच्छेद 25(2)(b) में संशोधित करके बौद्धों को हिंदू कानून से निकालने और पृथक संविधान के अनुच्छेद 25(3) बौद्ध पर्सनल लॉ के लिए बनाने का सुझाव दिया। एक अलग से क्रिएट किया जाए क्लॉज 25(3), 25(2) को
बौद्धों को निकाला जाए, 25(3) क्रिएट किया जाए। जैसे अभी 16 आर्टिकल 16 में जो आरक्षण का मामला है, 16(1) है, 16(2) है, 16(3) है, 16(4) है और 16(5) EWS का क्रिएट किया गया है। उसी क्लॉज में 16(5) है। तो ऐसे ही 16(3) क्रिएट किया जाए, ऐसा हम लोगों का डिमांड है। आयोग यह चाहता था कि बौद्ध लोग समान नागरिकता संहिता का समर्थन करें, क्योंकि इससे सभी पुराने कानून समाप्त हो जाएंगे, जबकि बौद्ध लोग अपने पृथक कानून के लिए अड़े थे। क्योंकि समान नागरिकता संहिता बिल पास होने से बौद्ध लोग सदैव के लिए हिंदू कानून में ही रहेंगे। आयोग बौद्धों को हिंदू धर्म का भाग साबित करने के लिए बुद्ध को विष्णु का अवतार साबित करने और डॉक्टर अंबेडकर के हिंदू कोड बिल का साक्ष्य दे रहे थे, जबकि बौद्ध प्रतिनिधि मंडल बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में निहित तथ्य से बाबा साहब ने बुद्ध को विष्णु का अवतार होने का खंडन किया है और बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का भाग होने के लिए नकारा है। अति बहस के बाद यह निर्णय हुआ कि बौद्ध प्रतिनिधि मंडल समान नागरिकता संहिता और बौद्ध पर्सनल लॉ के मामले में अपना लिखित दस्तावेज दे, जिससे आयोग अपनी रिपोर्ट में बौद्धों के बयान अंकित कर सके। एक्शन कमेटी ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 30/8/2023 को विधि आयोग को भेजा, जिसमें समान नागरिकता बिल का विरोध और हिंदू धर्म के से पृथक बौद्ध कानून को पास होने की मांग रखी है। अभी विधि आयोग कार्यालय ने बताया कि अध्यक्ष द्वारा दिनांक 31/3/2024 को पद त्यागने के से समान नागरिक संहिता बिल की रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकती है और न ही सरकार को प्रस्तुत की गई है। चूंकि इस समय विधि आयोग में कोई अध्यक्ष पदेन नहीं है और इस आशय से विधि आयोग के कार्यालय बौद्ध प्रतिनिधि मंडल को दिनांक 22/7/2024 को मिलने के लिए अनुमति नहीं दी है। मैंने कहा था कि मैं कल मिलूंगा आकर के आपसे कि हमारे मामले में आपने क्या रिपोर्ट सबमिट की है। साथियों, बौद्ध समाज की एकता, ये मामला था कि मसौदे में जो बातें शामिल हैं वो अभी तक की ये बातें आई हैं। अब आएगा बौद्ध समाज की एकता के विषय में हमें क्या कहना है। हमें ज्ञात है कि बौद्ध समाज की आधारशिला बुद्ध धम्म और संघ में निहित है और इसका विशेष महत्व भी है। हम दैनिक आधार पर त्रिशण भावना से इसका स्मरण भी करते हैं। इसके साथ ही पंचशील को सदाचार के रूप में स्मरण करते हैं। महामंगल सूक्त और कड़ियमेत सूक्त को दैनिक कर्तव्य के रूप में स्मरण करते हैं। दुख और समस्याओं का कारण और निवारण की खोज, वैज्ञानिक और कुशल विकास की भावना से हम 4 आर्य सत्य और निदान आर्य अष्टांगिक मार्गों का स्मरण कर निब्बान पाने का प्रयास में लगे रहते हैं कि हम अष्टांगिक मार्ग का ठीक से समझें और निब्बान की ओर बढ़ें। इसके आगे का मग्न है, जो मार्ग है, हमारे आमजन के लिए कठिन है। इसी प्रकार से भिक्षु जीवन का उद्देश्य भी 4 बातों पर निहित है: सोतापन, संकटागामी, अनागामी और अरिहत। ये 4 पद माने गए, 4 मार्ग बताए गए हैं। इस प्रकार हमें ज्ञात हो कि हम सब भिक्षु और गृहस्थ बुद्ध के उपासक हैं, किसी व्यक्ति के उपासक नहीं है। बुद्ध के धम्म में इन बातों के होते हुए भी बुद्ध के समय में भी भिक्षुओं में कलह का विवरण मिलता है। कभी कभी तथागत बुद्ध की बात उनके शिष्य नहीं मानते थे। ऐसे अनेक विषय धम्मपद की कथानकों में मिलते हैं। फिर भी राजा या गृहस्थ उपासक भिक्षु संघ की सेवा में तत्पर रहते थे। ऐसा भी बौद्ध संहिता में पढ़ने को मिलता है। कानूनन हिंदू और व्यवहारिक रूप में मुस्लिम। आज उसमें भी आप देखेंगे 99% जो भी सिस्टम है वो मुस्लिम भाइयों का ही दबदबा हर जगह है। बौद्धों को कोई नहीं पूछता है उस माइनॉरिटी एक्ट में भी, माइनॉरिटी सिस्टम में भी। 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक एक्ट पास हुआ और बौद्ध धार्मिक समाज को अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया, परंतु 1992 में बौद्ध समाज को हिंदू कानून से बाहर नहीं किया गया, जबकि अल्पसंख्यक में जोड़ दिया गया। क्योंकि बौद्ध
कानून पास नहीं हुआ था। इसलिए चूंकि प्राचीन हिमालयन और पूर्वोत्तर के बौद्ध अपने धार्मिक रिवाजों तक सीमित होने से भारतीय राजनीति से सदा दूर थे और चीन की सीमा से और हिंदू आपदाओं से अपने अस्तित्व के लिए भयभीत रहते थे। बौद्धों का सम्यक विकास और सम्मान का संघर्ष बाबा साहब के नागपुर के धार्मिक आंदोलन 1956 से आरंभ हुआ माना जाता है और वे ही आज बौद्ध कानून की बात कर रहे हैं। परंतु बाबा साहेब 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच नहीं रहे। अब हमारी बारी है कि हम सब अपने बौद्ध समाज की एकता, कानून, शिक्षा और विकास के लिए क्या कर सकते हैं। ऑल इंडिया एक्शन कमेटी ने अपने बौद्ध कानून के लिए दिल्ली सहित कई राज्यों में आंदोलन, सम्मेलन और परिषदें आमंत्रित की और विभिन्न बौद्ध समितियों के प्रधानों के मत लिए और उनके मत इस प्रकार से पाए गए। सामान्यतः बौद्ध समाज को पर्सनल लॉ की जानकारी नहीं है। जब मैं तिनसुकिया गया, त्रिपुरा गया, तो यही नहीं जानते थे पर्सनल लॉ होता क्या चीज है। इस बौद्ध कानून के होने से लाभ और न होने से नुकसान के बारे में बताने पर अधिकांश बौद्ध समाज बौद्ध पर्सनल लॉ के लिए सहमत है। सभी बौद्धों के सहयोग से आज बौद्ध कानून भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय के लीगल अनुभाग 3 में 6 साल से लंबित है और एक अच्छे समय का हम इंतजार कर रहे हैं। अभी कुछ परिस्थितियां बदली हैं। कुछ सांसद मामला उठाने के लिए सहमत हैं। यह मामला 8 फरवरी 2024 को आयुष्मान रवि कुमार तमिलनाडु के सांसद ने उठाया है, जिसकी कॉपी इसमें लगी हुई है। इसका प्रति संलग्न है। अभी तक हुई कार्रवाई का विवरण कुछ इस प्रकार से है। तो मैं समझता हूं कि जो मैंने कहा कि लीगल थर्ड में है, तो आगे हम लोग वाचन करेंगे। मैं माननीय सदस्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो कुछ इसमें क्या आगे प्रोसीडिंग हम लोग मिलकर कर सकते हैं और जो हमारे प्राचीन बुद्धिस्ट हैं, विशेष रूप से जो सम्माननीय हैं और हजारों सालों के पूजनीय हैं और उन्हीं के कारण कुछ बचा भी रहा है, ऐसा हम लोगों का मानना भी है। बहुत सी धरोहर है, वो तिब्बत और के बॉर्डर पर, प्लस हिमालय में धर्मशाला है और भी आगे पीछे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं। भले ही वो मोनेस्ट्रीज उनकी व्यक्तिगत हों, हमारे लोगों की जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनकी मोनेस्ट्रीज नहीं है। क्योंकि मैं बीर में भी गया हूँ, धर्मशाला में भी गया हूँ, 7 दिन का कोर्स किया, तो सारी मोनेस्ट्री वहाँ के अपने संप्रदाय की मोनेस्ट्री है। और लोकल जब गांव में गया तो कह रहे कि हम तो बुद्ध धर्म को नहीं जानते, वो एक बुद्ध मंदिर बड़ा सा बना है, उसमें लोग आते जाते हैं, ऐसा लोगों का वहां मानना था। तो कुछ विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पर जो बौद्ध कानून पर हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की ओर से एक मजबूत कदम उठना चाहिए और जो पहले माननीय किरण रिजिजू के माध्यम से एक बैठक होने वाली थी, वो बताया जाता है सस्पेंड कर दी गई या रिजेक्ट तो नहीं कह सकते, उसको पोस्टपोन्ड कर दी गई। तो अब इस समय जो दूसरे हमारे कानून मंत्री हैं, आपके मेघवाल जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, तो उनको हम लोग आमंत्रित करके वो बौद्धों का डेलीगेशन बुला करके विभिन्न संप्रदाय के जो बुद्धिस्ट हैं उनके बीच में हम एक करें तो कुछ हम नजदीक हद पे कुछ पहुंच सकते हैं, या कोई और उपाय हो तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। माननीय, मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। बाकी जो टॉपिक है हम अगले इसके बाद लेंगे। साधुवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00065663।
आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।